इमेजिन करिए एक ऐसा देश जहां आज से करीब 60 साल पहले हर तरफ गरीबी हो, जहां पर क्राइम करना तो आम सी बात हो, जहां पर ओवर पॉपुलेशन और गरीबी का पहाड़ टूट रहा हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आज से करीब 60 साल पहले वाले सिंगापुर की। लेकिन सिर्फ 25 सालों में ही यहाँ पर एक ऐसा हीरो आया जिसने सिंगापुर को यहाँ से यहाँ तक पहुँचा दी। और पूरी दुनिया ये देखकर हैरान हो चुकी थी कि 25 सालों में ऐसा क्या हो गया कि सिंगापुर इतना ज्यादा डेवलप कंट्री बन गया। बात करें आज की डेट की तो सिंगापुर आज चौथा सबसे अमीर देश है, जिसकी पर कैपिटल इनकम ही 38,900 यूएस डॉलर है। और अगर हम बात करें इंडिया और पाकिस्तान की पर कैपिटल इनकम की, तो इंडिया की पर कैपिटल इनकम 2,250 यूएस डॉलर्स है और वहीं पाकिस्तान की पर कैपिटल इनकम 1,500 यूएस डॉलर के आसपास है। लेकिन अगर इन दोनों की पर कैपिटल इनकम को मिला दिया जाए तो सिंगापुर की पर कैपिटल इनकम से ये अब भी बहुत ज्यादा कम है। सिंगापुर में आज ना ही कोई करप्शन है और ना ही कोई क्राइम। आज की डेट की बात करें तो सिंगापुर एशिया का सबसे ज्यादा क्लीन देश माना जाता है। इतना ज्यादा क्लीन होने के साथ साथ सिंगापुर इतना ज्यादा छोटा देश है कि जब भी आप इसे मैप पर देखोगे तो सबसे पहले आपको इंडोनेशिया दिखेगा और फिर जब आप थोड़ा और जूम करोगे तब आपको फिलीपींस और मलेशिया भी साफ साफ दिखने लगेंगे। लेकिन जब आप मलेशिया की साइड पर थोड़ा और ज्यादा जूम करोगे तब आपको दिखेगा एक छोटा सा आइलैंड जिसे आज हम सिंगापुर कहते हैं, और इसी के साइड एक रिवर भी बहती है जो सिंगापुर और मलेशिया को डिवाइड करती है। और अगर सिंगापुर की टोटल एरिया की बात करें तो ये सिर्फ 730 स्क्वायर किलोमीटर में ही फैला हुआ है। और इससे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि इतने ज्यादा छोटे एरिया में ही 50 लाख लोगों के आसपास पॉपुलेशन रहती है। और इसी वजह से सिंगापुर में पर स्क्वायर किलोमीटर में ही 8,000 से भी ज्यादा लोग रहते हैं। लेकिन शुरू से ही ऐसा नहीं था। साल 1890s में इंग्लैंड के एक अमीर आदमी थॉमस रैफलिन ने सिंगापुर को खरीद लिया जौहर के सुल्तान से, वो भी काफी कम दाम में, क्योंकि उस वक्त सिंगापुर सिर्फ एक आइलैंड हुआ करता था जिस पर अलग अलग कंट्रीज जैसे कि इंडियंस, अरब, जवानत और चाइनीज इस्तेमाल करते थे अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। लेकिन थॉमस रैफलिन ने सिंगापुर को खरीदकर इसे एक फ्री पोर्ट बना दिया, मतलब कि यहाँ से कोई भी जहाज गुजरेगा तो उसे कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जिस वजह से दिन ब दिन यहाँ पर जहाजों की तादाद और ज्यादा बढ़ती गई। ये सुनकर तो आपको ऐसा लगेगा कि थॉमस रैफलिन एक अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा काला सच छुपा हुआ है। दरअसल बात कुछ ऐसी थी कि ये ब्रिटिश लोग जाकर सिंगापुर में ओपियम उगाया करते थे। ओपियम एक ऐसा पौधा है जिसे अल्कोहल और ड्रग्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन ये सारे काम सिंगापुर में दुनिया से छुपा कर किए जा रहे थे। और इसीलिए ब्रिटिशर्स ने साल 1941 तक चाइना से करीब 16,500 वर्कर्स को हायर कर लिया था इस ओपियम की प्रोडक्शन के लिए, जिसमें चाइना के कई लोग हजारों की तादाद में ओपियम एडिक्ट हो गए थे। और ड्रग्स एडिक्शन की वजह से क्राइम तो एक आम सी बात बन चुकी थी सिंगापुर के अंदर। लेकिन साल 1959 में सिंगापुर कुछ हद तक बदल जाता है, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट चेंज होने के बाद ये ऐलान किया जाता है कि सिंगापुर से अब क्राइम और पॉवर्टी खत्म करने के लिए यहाँ पर इलेक्शंस किए जाएंगे, जिससे सिंगापुर पूरी तरीके से एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाए। और इन इलेक्शंस में जीत होती है ली नॉन यू की, और ये बनते हैं सिंगापुर के पहले प्राइम मिनिस्टर। 4 साल गुजरने के बाद ब्रिटिश ये ऐलान करता है कि वो अपने सारे लॉ सिंगापुर से हटा देगा और सारे सिपाहियों को भी वापस बुला लेगा। सुनने में तो ऐसा लगता है कि ये सिंगापुर के लिए बहुत अच्छी खबर थी, लेकिन रियलिटी में ये सिंगापुर के लिए एक बहुत बड़ा डिसऑर्डर था, क्योंकि उस वक्त सिंगापुर के पास कोई भी अपनी मिलिट्री नहीं थी, और अगर ब्रिटिश मिलिट्री वहां से चली जाती तो कोई भी कंट्री आसानी से सिंगापुर के ऊपर कब्जा कर सकती थी, क्योंकि उस वक्त सोवियत यूनियन और जापान से सिंगापुर के अच्छे रिलेशंस नहीं थे। जिसके बाद सिंगापुर के प्रेसिडेंट ब्रिटेन जाते हैं और वहाँ के चीफ लीडर से ये अपील करते हैं कि कुछ वक्त तक अपनी मिलिट्री हमारे यहाँ ही रहने दीजिए, जब तक हम अपना कुछ इंतजाम नहीं कर लेते। और ब्रिटेन ये बात बहुत आराम से मान भी लेता है, जिसके बाद लीव ऑन यू बहुत जल्द काम पर लग जाते हैं। और सबसे पहले पूरे सिंगापुर में ये ऐलान लगवाते हैं कि देश का कोई भी लड़का जब 18 साल से ऊपर हो जाएगा तो वो मिलिट्री में एडमिशन ले सकता है। दूसरा काम ये था कि किसी भी कंट्री को फर्स्ट टर्म के लिए ग्रो करना है तो सबसे ज्यादा जरूरी है एजुकेशन, और इसीलिए वहाँ पर बहुत ही जल्द प्राइमरी स्कूल्स और गवर्नमेंट कॉलेजेस भी बनाए गए, हर कोई अपनी नॉलेज गेन कर सके।
यहाँ पर हर एक बिल्डिंग में मुस्लिम्स, हिंदूज और ईसाइयों को एक साथ जबरदस्ती रखा जाता था ताकि वो जल्दी एक साथ रहना सीख सकें। और ये जो बात थी मुस्लिम्स अलग हैं और हिंदू अलग हैं, इस बात को सिंगापुर जल्द से जल्द खत्म करना चाहता था, क्योंकि उनका मानना था कि हम सब इंसान एक ही हैं और जब तक मिलजुल कर काम नहीं करेंगे तब तक आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। और यही बात बच्चों को भी स्कूल में समझाई जाती थी। जब एक हाथ से काम करो तो उसमें काफी टाइम लग जाता है, लेकिन जब 10 हाथ उस काम को करें तो वो काम बहुत जल्दी हो जाता है। ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो सिंगापुर को आगे चलकर काफी ज्यादा इफेक्ट करने वाले थे। इसके अलावा भी सिंगापुर के अंदर सफाई में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया। जैसे कि कोई सड़क पर थूकेगा या कचरा फैलाएगा या फिर स्मोक करेगा तो सबसे पहले तो उसे 1000 सिंगापुर डॉलर का फाइन पे करना पड़ेगा, और अगर दूसरी बार पकड़ा गया तो उसे 2000 सिंगापुर डॉलर का फाइन पे करना पड़ेगा, और तीसरी बार में तो करीब 5000 सिंगापुर डॉलर का फाइन डायरेक्ट पे करना पड़ेगा। जिसके कुछ ही समय बाद ये सारी प्रॉब्लम सिंगापुर के लिए हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। और आज भी सिंगापुर में इन सभी लॉस को पूरी तरीके से ध्यान में रखा जाता है। अब सिंगापुर में एक और बड़ी प्रॉब्लम थी कि यहाँ के लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं थे, इसीलिए यहाँ के लोगों को सड़कों पर सोना पड़ता था। जिसके बाद गवर्नमेंट ने सबसे पहले इसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया, जिसमें उन्होंने बहुत जल्द गवर्नमेंट बिल्डिंग्स बनाना शुरू कर दी, जिसमें कोई भी बिना पैसा दिए ही रह सकता था। बस शर्त ये थी कि जो भी यहाँ पर रहेगा उसे साफ सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। और इसीलिए सिंगापुर के 80% लोग आज भी इन्हीं गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में रहते हैं। और इसी के साथ अपने देश को साफ रखने के लिए यहाँ पर एक साल में 2 फेस्टिवल बनाए जाते हैं। इनका नाम रखा गया है क्लीन द कंट्री, यानी कि सब लोग अपने कामों को छोड़कर पूरे देश को साफ रखने के लिए एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल जो आता है कि सिंगापुर के पास आखिर इतना ज्यादा पैसा कहाँ से आता था कि वो इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव चीजें लोगों को फ्री में दे रहे थे। इसका सीधा सीधा जवाब है वो कंपनीज जो गवर्नमेंट ओन करती है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, पावर और मीडिया। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि किसी इंसान की कोई प्राइवेट कंपनी है जिससे आने वाला सारा प्रॉफिट उस इंसान के पास ही जाएगा, जिससे गवर्नमेंट को कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट ही ओन कंपनीज बनाती है और उन्हें आगे चलकर अच्छे से मैनेज भी करती है, और अगर वहाँ की गवर्नमेंट अपना पेट भरने की बजाय अपने देश के गरीब लोगों के बारे में सोचती है, तो उस कंपनी से आने वाले प्रॉफिट से वहाँ के गरीब लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होता है। और इसी वजह से सिंगापुर के जितने भी लीडर्स थे उन्होंने अपना पेट भरने की बजाय अपने कंट्री के गरीब लोगों के बारे में सोचा, जिस वजह से सिंगापुर चंद सालों में ही यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, जिसमें सबसे बड़ा हाथ था सिंगापुर के पहले प्रेसिडेंट ली कुआन यू का, जिन्हें सिंगापुर के लोग हमेशा याद रखते हैं। तो आज की हमारी वीडियो यहीं पर खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो के लिए अगर आपके पास कोई इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।